अभी पॉलिनोमियल की एक दो टेस्ट और होगी, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो भी अभी उस स्तर पर नहीं आए जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। मान्या नहीं आ पाएंगे, नहीं आ ये नहीं आता, इसका नहीं आता। आप लोग को भी कम से कम 30 में 26 तो आने चाहिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे दूसरे। व्योम ने ठीक परफॉर्म किया है, 11-12 वाले हैं, ये 13 तक पहुंचे, यहाँ अच्छी बात है। अब 14-15 तक भी पहुंच जाएंगे तो और थोड़ा सा अच्छा। आपने ओवर परफॉर्म कर दिया अपने, क्योंकि ये वैदिक भी सीख रहे हो, ये भी दो जगह कितना एक्सेल कर रहे हैं। आप समझिए कितने प्रीमियर है ये, जितना कोई नहीं कर पाता। यहाँ भी पास होके दिखा रहे हैं। चलिए नाउ हम लोग आ गए हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो that is the activities food resources can be improved। हम ज्यादा खाद्य सामग्री कैसे बढ़ा सकते हैं? Can be improved by crop variety improvement। crop variety improvement। Second, crop production improvement। Third, crop protection improvement। हम क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव कर लें, इसका मतलब क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डालें, अच्छे सीड्स, ऐसे सीड्स जो हार्श कंडीशन में भी अच्छे पेड़ दें। सही है, जिनका फोटो पीरियड कम से कम हो। अगर 4 महीने में फसल पकती हो तो 3 महीने में ही फसल पक जाए, ऐसी फसल हो। केरल की फसल श्रीनगर में उगा लो, श्रीनगर की केरल में। इसका मतलब है कि ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सूट कर जाए। और इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों से बचाव करे। कीड़े खाएं तो कीड़े ही मर जाएं, इतना चमकदार सेब हो, इतना वैक्स हो, वैक्सीक्यूटिकल। समझ आई बात कि नहीं? जो उसके ऊपर स्टेम के ऊपर वैक्स है, ऐसी वैरायटी आ गई है कि वो वाटर प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, फ्रॉस्ट प्रूफ है, इवन बायोटिक फैक्टर प्रूफ है। जिसका मतलब क्या है कि इंसेक्ट प्रूफ। इंसेक्ट माइट्स कैन नॉट अटैक, इट इज इम्परमिएबल टू इंसेक्ट्स एंड माइट्स। वो उसमें छेद नहीं करते हैं। इफ दे आर बोरिंग इट देन दे गेट डिसीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जनरेशन को प्रोलिफरेट न कर सके। तो हम इन सभी 6 फैक्टर्स को देखेंगे कि हमें कैसी उन्नत बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारी फसलें अच्छी हो सके। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग। क्रॉप कैसे सजाई जाए, बीज कैसे बोएं, एक गोभी की रो तो एक मिर्ची की रो, और फिर एक गोभी की एक मिर्ची की 1 by 1 या 1-2 करके बो दें, तो गोभी के कीड़े मिर्ची में नहीं आएंगे। और क्योंकि दोनों के अलग अलग कीड़े हैं, तो इस तरीके से एक रो अगर हमारी गोभी खराब होती है तो बाकी पूरा खेत गोभी का बच जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। हम तीनों मेथड यहाँ देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? जब हम फसल उगाते हैं तो भी हमको उसमें नीम के तेल का छिड़काव करना है। अदरवाइज देयर आर डीडीटी या और भी कुछ वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ ना कुछ तो छिड़काव करना है। फसल कट जाए तो भी उसको जहां पर आप रखते हो, सिलोज में रखोगे या फ्रीजर में रखोगे, ऐसे कुछ होते हैं ना डीप फ्रीजर में, जहां भी फ्रीजर में रखोगे तो वहां पर हम उसे किस कंडीशन में रखें, व्हीट को कैसे रखें, वेजिटेबल्स को तो फ्रीजर में रखोगे,
और वीट्स है तो उनको भी एक ड्राई कंडीशन में रखोगे कि नहीं, तो हम उसको भी देखेंगे। इसी पे पूरा चैप्टर जो हमारा क्रॉप का आधारित है, फिर हम एनिमल हस्बेंड्री पे आ जाए, ठीक है। चलिए, सर जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है उसमें बायोटिक फैक्टर्स में अगर वो इंसेक्ट सबको इफेक्ट करेंगे तो हम भी तो बायोटिक है, हम पर भी इफेक्ट होगा। हाँ करेंगे। तो फिर सर इसका फायदा ही क्या हुआ हमें? फायदा कुछ नहीं हुआ, फायदा किसानों को हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। सर एबायोटिक फैक्टर कैसे होगा? मैं तो बता रहा हूँ, दिल्ली में तुमने अगर सेब खरीदे हो तो ऐसे चमकदार सेब है कि महीने भर रखे रहो, वो वैसे ही रखे रहेंगे। और मैम ने और मेरे बच्चे ने खाया, तीनों बीमार हो गए, अस्पताल पहुंच गए, इतने चमकदार, महीने भर रखा था। हमने कहा ये तो बिल्कुल चमकदार, वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। हाउएवर, लेकिन कुछ भी हो, इसका यही मतलब है कि उसकी जो स्टेम है उसमें वैक्स हो, इस तरीके से इट इज इम्परमिएबल कि किसानों की खेती बढ़े। समझ में आई बात करें, सबको ऑर्गेनिक फूड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हमें फसल का बचाव करना। इतनी 800 करोड़ पीपल हैं, अगर हम सोचें बहुत हेल्दी खाना खाएंगे, हम ऐसे सोचें कि जो है कन्वेंशनल मेथड से खेती करें, किसान तो बड़ा प्योर खाते थे, तो क्या तुम 800 करोड़ लोगों का पेट भर पाओगे? तो भारत को तो आयात करना पड़ जाएगा अनाज। हरित क्रांति हुई किस लिए थी? इसीलिए हुई थी कि हमें बाहर से न मंगाना पड़े, हमारा सारा पैसा। तो हमें सबसे पहली जरूरत है कि भूखे न मरे, खा के मरे वो ज्यादा अच्छा है, भूखे मरने से अच्छा। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो उसके चैलेंजेस को मीट करने के लिए हम जिसको बहुत प्योरिटी होगी, वो तो अमिताभ बच्चन को भी 3 सेब दे गया था, एक सेब 800 रुपए का था, ऑर्गेनिक सेब। तो ऑर्गेनिक का मतलब वो खेती फिर वैसे ही होगा। अमीर लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड है, और जो हम लोगों के लिए तो जो मिल जाए अनाज वही काफी है। तो उसका फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, ऐसे कोई ना बीमार पड़े। हाउएवर, जो अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके 6 फैक्टर्स हैं, सबको देखें। सबसे पहली वैरायटी, पहले टॉपिक क्या है बताओ, और 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, कैसे हम अपने फूड रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं? सर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट लिखो, उसको हम कैसे मैनेज करें। पहली बात है कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने के लिए पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि क्रॉप लेती कहां से क्या क्या चीजें हैं। क्रॉप को 19 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ तो उसको सॉइल से मिल जाते हैं, कुछ वाटर से मिल जाते हैं, कुछ एयर से। तो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स उसको ज्यादा चाहिए? जो ज्यादा चाहिए उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और जो कम चाहिए उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर ट्रेस न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो उसको 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेट अस सी, दैट इज नाउ। अब देखिए कि ये सारी चीज हो गई। क्रॉप वैरायटी में हमें क्या करना पड़ता है? देयर इज बायोटेक्नोलॉजी। जब तुम 11th में जाओगे तो तुमको बताया जाएगा बायोटेक। बायोटेक अगर तुमने 11th पढ़ लिया, बीएससी कर लिया, तो तुमको 40,000 की नौकरी तो बड़े आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इसका बहुत ये थ्रस्ट फील्ड है, उसमें कुछ करना नहीं है। तुमको क्या करना है, तरह तरह की जो कैबेज है उसको आपस में एक का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पे रखना है, दूसरे का पॉलन उसमें, और उस पर टेस्टिंग करनी है। ये लैब मेथड है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्निक जैसा नहीं होता है लैब टेस्ट ट्यूब में। ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? 2 प्योर ब्रीड लेनी है और उनका एक का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा में रख के उसमें टेस्टिंग करते रहनी है। अगर तुमने एक ऐसी विकसित कर ली है, जैसे ऐसे पपाया विकसित कर लिए जिनमें सीड्स ही नहीं है, सही है। आप देखिए चाइना का यूट्यूब पे देखो, ऐसे ऐसे फल है कि बस संतरे को ऐसे निचोड़ दो तो एक एक ग्लास भर जाए। इस तरीके के इतने बड़े बड़े, जो हमारी मिर्ची इतनी छोटी उनकी इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची वो उगा रहे हैं, उसमें एक मिर्च में हर एक चीज वहां पर मेहनत है बड़ी बड़ी। आप आलू है, कद्दू ट्रकों में जा रहा है, तो वहां पर एक कद्दू ट्रक में जा रहा है, उसी को काटा जाता है। तो ये सब चीजें हो रही है। तो ऐसा तरीके से अगर हम आपको दिखाएंगे अभी वीडियो में, तो वहां पर ये उन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कर करके, और आप अभी देखिए जो पपाया मार्केट में आ रहे हैं, दे आर आइदर सीडलेस और देयर आर फ्यू सीड्स। ये जानते हो,
तो ऐसे हम लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा एप्पल है जो डिसीज रेजिस्टेंस है और दूसरा ऐसा है जो जूसी एंड स्वीट है। अगर एक का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा पे रख दिया जाए तो डिसीज रेजिस्टेंस भी हमको मिल जाएगा और उसी के साथ हमको उसके साथ उसकी स्वीटनेस और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, दोनों के गुण आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस चीज को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? व्हेन two that is pure breed of same species, अगर ऐसे सेम स्पीसीज की टू प्योर ब्रीड्स आर क्रॉस्ड ओवर, कब क्रॉसिंग ओवर की जाए? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन करते हो एंड फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, यही बात हुई कि नहीं? तो देन इट produces a new form having characters of both, उसमें दोनों के ही characters हो जाएंगे, of both breed। It is called hybridization। जैसे हम इसको गाय में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिंधी साहिवाल गाय है और जो कि स्विस काऊ है, कहाँ की है? जर्सी ऑस्ट्रेलिया की, और स्विस है स्विट्जरलैंड, वहाँ की नीदरलैंड की। तो वो 6-6 बाल्टी दूध देती है, लेकिन वो हमारे यहाँ के कंडीशन में नहीं रह सकती। और जबकि सिंधी साहिवाल पंजाबी और हरियाणा की गाय है ना, इनको कैसे भी रख लो, कुछ भी कर दो, इनको बीमारी ही नहीं होती। तो अगर मान लीजिए इन दोनों की मेटिंग कराई जाए, स्विस का चाहे बैल ले आओ और यहाँ की सिंधी साहिवाल की गाय रखो, उनकी मेटिंग करा दो, तो एक ऐसी ब्रीड पैदा होगी जो भर भर के दूध भी देगी और केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा होगा ये जो वीणा वादक थे, उनकी बेटी अनुष्का शंकर और बेटे कौन पैदा हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेनर से शादी की। वीणा वादक ने, रविशंकर प्रसाद थे, उनकी बेटी अनुष्का शंकर। तो उससे क्या हुआ, उनकी जनरेशन 3 जनरेशन बाउंस हो गई। क्यों? क्योंकि आपसी में शादी जो करते रहेंगे तो वहां पर वो डिफरेंट कंट्रास्ट के स्पेक्ट्रम नहीं मिलते हैं। और जैसे एक यहाँ का ले लो, एक ऑस्ट्रेलिया का ले लो या अमेरिका का, तो उनकी जब मैचिंग होती है तो जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे अगर आप इंटरनेशनल मैरिज कर दें, इसीलिए तो कास्ट मैरिज और रिलेशन में मैरिज को कंडेम किया गया है। पाकिस्तान की 20% जनरेशन ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जो डिसीज्ड है, उसको किसी न किसी तरीके की बीमारी है, क्योंकि उनमें चाचा में और बहनों में आपस में क्लोज रिलेशन में शादी हो गई। तो उससे क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इज ए वेरी गुड टेक्निक विच गिव्स ए न्यू काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं, कि क्या चीज है? टू ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज आर क्रॉस्ड ओवर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बोलो, ठीक है? इट गिव्स द डिजायर्ड कैरेक्टर। जयशंकर, उनको भी, रविशंकर प्रसाद को भी नोबेल मिला, उनकी बेटी को भी नोबेल मिला, उनके बेटे को भी। समझो कितनी नई जनरेशन पैदा की। बच्चे मैचलेस होंगे, 3 जनरेशन आगे निकल। अब देखिए आगे की बात यहां पर बताई गई है कि देयर आर 6 डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इन क्रॉप वैरायटी। 6 अगर तुमको मिल गया तो तुम कहोगे मेरी वैरायटी तो बहुत अच्छी है, मेरी हाँ बोलो। क्रॉप में सीरियल क्रॉप और प्लांटेशन दोनों आते हैं। क्या चीज? क्रॉप में सीरियल और प्लांटेशन दोनों आते हैं। दोनों आएंगे। फॉर्डर की भी यहाँ चर्चा की गई है। मान लीजिए फॉर्डर है, तो इन्होंने एक नई बात कही, बोले अगर गेहूं उगाना है, व्योम ने कहा, तो सर गेहूं इतना लंबा उगाना चाहिए कि इतना? सर ड्वार्फनेस होनी चाहिए। ड्वार्फनेस, छोटा उग जाए, ग्रेन दे दे, हमें क्या लंबाई क्या करनी, हमारा थोड़े में ही घना घना रहे। और फॉर्डर चाहिए तो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, खूब सारी ब्रांच हो चारे में, एंड द लेंथ, ये होना चाहिए। फॉर्डर को लंबाई भी चाहिए और घनी, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग,
एंड इन केस ऑफ इट इज सीरियल क्रॉप देन इट शुड बी डॉफ। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारा 6th पॉइंट है, दैट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर। ठीक है, गेहूं उगाना तो कैसा करेक्टर चाहिए? अफोर्डर, प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग। बात समझ में आ गई? हम इन सभी चीजों पे डिस्कस यहाँ करने लगे। सो देयर आर 6 ओके फैक्टर्स which affect crop variety। पहला फैक्टर क्या है? देखो वही सारे पॉइंट्स तुम्हारे बुक के ही हैं, निष्ठा वही बोलो जरा, पेज अगला पेज पे है। हायर यील्ड। हायर यील्ड का क्या मतलब है? ऐसे बीज उगाओ जो पर हेक्टेयर में ज्यादा प्रोडक्शन दें। हरित क्रांति के बाद तो हमारे पर हेक्टेयर में किसानों की 3 गुना उपज हो गई। समझ में आया? उनको अच्छे बीज सरकार ने मुफ्त दिए। जो यूरिया 200 रुपए का था वो 60 रुपए बोरी दिया सब्सिडाइज रेट पर। तो फिर क्या था? और सिंचाई की सुविधा के लिए इंदिरा नहर योजना बना दी। ये सभी चीजें अगर दे दी जाए किसानों को, यही तो बैकबोन है। उन्होंने फिर इसको किया। तो हायर यील्ड का क्या मतलब है? दैट इज पर एकड़ या पर हेक्टेयर। ठीक है ना? दैट इज अच्छा बताया आपने। लिखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर एकड़, दैट इज एम इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर एकड़। जो हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी है उससे 7-8 गुना ज्यादा इजराइल की प्रोडक्टिविटी है। जबकि इजराइल को जब जो जमीन मिली थी वो बिल्कुल बेकार पड़ी जमीन फिलिस्तीन में थी। जब उनसे कहा कि इनको दे दो, ज्यूस को बहुत मारा है हिटलर ने, अब ये सब तरफ हर देश में भागे भागे फिर रहे हैं, इनको जमीन दे दो। तो फिर फिलिस्तीनियों को देनी पड़ी क्योंकि अंग्रेजों ने छोड़ा था, उनको आजाद किया था। तो उनको बोला ये रेगिस्तान पड़ा, यही दे दो। और उन्होंने क्या किया, आलू में जैसे आइज होती है ना, नॉचेस, ऐसे ऐसे उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें पॉलीथीन में पानी भर भर के डाल दिया। धीरे धीरे वो घास ऐसी बढ़ी कि उसने रेगिस्तान को बदल के रख दिया। उस इनफर्टाइल सॉइल को, रेत को, सैंड को सॉइल बना दिया। फिर घास को इन्होंने डिवीड किया, हटा दिया और उसकी जगह फसल उगा दी। तो समझो कितना बड़ा काम किया। और आज हम वहां से हम बुलाते हैं कि हमें अपना कैसे एग्रीकल्चर मेंटेन करना, उनके मैनेजमेंट टीम को हम बुलाते हैं। इतने ज्यादा वो आगे। तो एम इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर एकड़। हम बहुत पीछे हैं अभी, जनसंख्या सबसे ज्यादा, लेकिन हम पीछे हैं, हमें ये बढ़ाना चाहिए। सेकेंड, इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी कंसिडरेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसे गेहूं के लिए कैसी क्वालिटी चाहिए? अच्छी बेक करे, सॉफ्ट हो, चाहे उसे पिज्जा बनाया जाए, बेकिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पॉन्जी होनी चाहिए, फ्रेश लगनी चाहिए, स्टेलिंग ना हो, कई दिनों तक रखने के बाद बासी ना हो जाए, कीड़े ना लग जाए, इंसेक्ट्स, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो व्हीट शुड हैव गुड बेकिंग क्वालिटी। बात समझ में आई? व्हीट शुड हैव। और बोलो, जो फ्रूट्स हैं उनमें कैसी क्वालिटी चाहिए तुमको? खराब ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि कई दिन तक वो खराब ना हो। ऐसा फ्रूट ना हो कि बस आपने पेड़ से तोड़ा, शाम को खराब हो जाए, 5 दिन 6 दिन या वीकली चल सके। कई बार तो हमारा जो फ्रूट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम पूरी लॉट बेचते हैं तो सिर्फ इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है कि उसमें से एक सेब सड़ा, और आप टनों भेज रहे हो, अगर किसी पेटी में एक भी खराब हो, जबकि उसको जाने में 8 दिन 10 दिन लगते हैं। जो प्रीमियर क्वालिटी के एप्पल्स होते हैं वो बाहर भेजे जाते हैं, ये इंश्योर करके उसमें जरा सा भी स्पॉट ना। तो समझ में आई बात कि नहीं? और ऑयल सीड्स में कैसी प्रॉपर्टी चाहिए? दैट इट शुड एक्सट्रैक्ट मोर ऑयल्स। जैसे ऑयल सीड्स का क्या मतलब है? पीनट, सनफ्लावर, इन सब में, या मस्टर्ड, तो ज्यादा तेल आना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी डिजायर्ड कैरेक्टर्स। So what is the improved quality? That is, it varies from crop to crop.
wheat crop needs good baking quality. Now oil seeds should extract more oil. Fruits should stay fresh, जैसा कि जस्मिता ने बताया, fruits should stay fresh for longer time. ऐसा ही वेजिटेबल्स के लिए भी है। तो पहली बात हो गई हायर यील्ड और दूसरा क्या हो गया, दैट इज इम्प्रूव क्वालिटी। थर्ड इज द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। हमारी फसलों को दो चीजें खराब करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक बायोटिक फैक्टर भी खराब करते हैं, रैट्स, पेस्ट्स, माइट्स। तो जो जमीन के नीचे सब स्ट्रेटम में रहते हैं, जैसे खरगोश रहता है, तो उसके लिए, ठीक है, तो खरगोश रहेगा, इसको कहेंगे सब स्ट्रेटम। पेस्ट, इसी तरह से चूहे भी यहीं रहते हैं, दे आर नोन एज पेस्ट्स। इन्हें क्या कहेंगे? जमीन के अंदर जो रहे और हमारे फसलों को खा जाएं, वही खेत के नीचे पल रहे हैं, आके खा जाएंगे। और उनके पीछे पीछे सांप भी आ जाएंगे कि ये फसलें जल्दी से खाएं तो हम इनको खाएं। ऐसा होगा कि नहीं? तो सब कुछ तुम्हारे ही आस पास रहेगा। तो दैट मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था उसको बड़े सुंदर लगे सफेद खरगोश। वो 17 खरगोश नीदरलैंड से पकड़ के ले आया। उन लोगों ने उपहार भेजे, हेलीकॉप्टर में रखे, ठीक है। वो 17 खरगोश, उसने कुछ दिन तो उसका मन बहुत अच्छा लगा, उन्हें पाला पोसा, फिर मन उब गया, बोला अरे ये तो घर में कहीं भी कुछ भी सेट कर रहे हैं, फिर उसने इस खेत के पीछे छोड़ दिया। और ऐसा तहलका मचाया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस समय 10 डेजर्ट है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और 90% एरिया को डिजर्टिफाई कर दिया। हरा भरा ऑस्ट्रेलिया था इस समय। उन 17 खरगोशों ने मचाया। इतना ग्रेन खाते रहे और हर 2 महीने में नई जनरेशन। और एक खरगोश अपने जीवन काल में दो महीने बाद वो एडल्ट हो जाता है, और 2 महीने बाद से बच्चा पैदा करने लगेगा, और तीसरे महीने बच्चा पैदा करेगा। चार, सोचो कितने हो गए। उन्होंने ऐसे इंजेक्शन निकलवाए, मतलब कि कुछ खरगोशों को दे दिए, चाहे वो पिस्टल से मार मार के, क्योंकि पकड़ने तो नहीं आते हैं, फिर वो जिंदा रहे, लेकिन उससे जो बीमारी फैली एक खरगोश से दूसरे में, वो जैसे ना फ्लू टाइप, उससे लोग वर्ड ये होते हैं ना, एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं बहुत सारे, उन्होंने बोला अरे ये तुम क्या कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ने कहा चुप रहो, हमारे मामले मत बोलो, हम लोग तंग आ गए, हमारे पास अब खाने के लिए। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने ये चीज जारी रखी और ऑस्ट्रेलिया को खरगोश मुक्त करके दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ लाए थे टेरर ऑफ बंगाल, जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, या क्राइसेंथीमम। क्राइसेंथीमम कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। बड़ी प्यारी ग्रास है। वो हमारे यहाँ की 10 नदियां खा गई। तुमने देखा नदियों पे बहुत सारे, जैसे आपको मालूम है सिंघाड़ा उगता है, उसी तरीके से वो घास उगाती थी, और घास उगने के बाद इतना ज्यादा वो ऑक्सीजन खा लेती थी, जिससे वहां के एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी तो मछलियां मर जाती थी। मछलियां मर जाती थी तो क्या होगा बताओ? वो खुद ही नीचे बैठ जाएंगी, वाटर स्टिंगिंग हो जाएगा, उस बदबू से दूसरी मछलियां मर जाएंगी, और ऑर्गेनिक मैटर जमते 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 झील ही पूरी दलदल में बदल जाती थी। और वो घास ऐसी आई जिसे टेरर ऑफ बंगाल, सबसे पहले बंगाल में लाया, और यूएसए ने कहा हाँ हाँ हम तो आपको देने को तैयार। उसने बताया भी नहीं कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। और फिर आजकल हर सरकार का 3000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी चीज में जाता है कि क्राइसेंथीमम हटाएंगे, नहीं तो बजट वाले सेशन में सुन लेना, और कभी नहीं हटाई जाती। इसे गाजर घास, गोखरू या कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, और ये फसलों के साथ उगाती है, अपने आप उगाती है, और एक सीड 3000 सीड पैदा करता है, जो बस होता है। इतनी तेजी से बढ़ती है, ये किसानों की फसलें खराब। एंड इट कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, स्पेस, एयर, वाटर।
बात समझ में आ गई? तो एक फैक्टर हो गया कि नहीं, हमें इन सबसे बचना चाहिए। तो तुमको एक ये बात बता दी, पेस्ट से भी बचना चाहिए। तो तीसरा फैक्टर क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जरा दोनों को देखो। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू, सबसे पहला हमारा क्या है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम कर रहे हैं ये नीचे जा सकता है। सो इट मे गो डाउन ड्यू टू अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स, अगर मान लो तुम्हारी फसल में पाला लग गया, हीट लू लग गई, तो वो फसल होता है क्या? तुम क्या सोचते हो गेहूं अच्छा होगा? अगर तुम्हारी फसल में सही है, उसको टेम्परेचर कंडीशन ह्यूमिडिटी ना मिले तो क्या अच्छे फसल होंगे? सब्जी खराब हो जाएगी, पीले पत्तियां निकलेंगी, ऐसी पालक कौन खरीदेगा? वैरायटी के लिए सिर्फ सीड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए तुमको उसको अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन भी देना होगा ना, वो नहीं दे पाई तो कौन फैक्टर उसे खराब करते होंगे? बोलो, एबायोटिक फैक्टर। जैसे सैलिनिटी, तुम्हारी पानी में नमक बहुत ज्यादा है, अगर राजस्थान में उगाओगे तो यहाँ ये बेसिक है। बेसिक का मतलब कैसा है? ये जैसे साबुन होता है ना बेसिक, तो यहाँ सब कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ सब बेसिक जमीन है, कुछ चीजें यहाँ नहीं उग सकती हैं जहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट। चूना होता है, चूना कैसा होता है? बेसिक होता है। और जबकि तुम चले जाओ यूपी बिहार, वहां सब गोबर की खाद डाल के इतने मवेशी, सब एसिडिक जमीन है। न एसिडिक जमीन ठीक है, न बेसिक जमीन ठीक है। उनको टेम्परेचर, उस चीज को मेंटेन करने के लिए अलग से वैसा यूरिया आता है, वो डाल के जमीन को न्यूट्रल बनाना पड़ता है। फसल को ना बेसिक से जमीन चाहिए और ना ही एसिडिक। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हमें हमारे फैक्टर्स कौन कौन से? सैलिनिटी, जब सैलिनिटी का मतलब है अधिक नमक की मात्रा। समुद्र के पास नहीं तो चीजें उगाती, बीच पे क्यों नहीं उगती? क्योंकि वहां नमक ज्यादा है। तो विच फैक्टर्स मेक स्पॉइल अवर क्रॉप? बोलो, सैलिनिटी, दैट इज लवणता। सैलिनिटी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन सॉइल, उसे सैलिनिटी कहते। अगला फैक्टर देखो, और क्या लिखा है? सर केवल एक ही होता है क्या? केवल सैलिनिटी ही होता है? सैलिनिटी का मतलब है अगर जमीन में एक्सेस सॉल्ट है तो तुम्हारी जड़ें गल जाएं। और सर कोई और मतलब सैलिनिटी को होगा और कोई एबायोटिक फैक्टर? अभी और लिखा है, अभी तो पहले बताया। ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ जाए, तो भी तो जमीन खराब हो जाएगी। सूखा, ड्रॉट लिखा जाए तो इसका मतलब है ये ड्रॉट एनिमल्स, इसका मतलब है फार्म एनिमल्स। जो बैल जूते जाते हैं ना बैलगाड़ियों में, उन्हें ड्रॉट कहते हैं। जो बैलों खींचते हैं, जो किसी चीज को ड्रॉ करें, उसे क्या कहेंगे? ड्रॉट एनिमल। तो ड्रॉट और ड्रॉट में फर्क है, उसमें ए आता है, अभी अगले पेज पे आने वाला है इसलिए बता दिया, अगले पेज पे ये आ जाएगा, अभी ये आ रहा है ना। ड्रॉट यानी सूखा। और जरा देखो, कई बार वाटर लॉगिंग, खेत में पानी ज्यादा दिन रह जाएगा तो क्या होगा? वाटर लॉगिंग। तुम्हें रात को क्यों पानी नहीं देना चाहिए जस्मिता अपने गमले में? क्योंकि वो पानी उसके रूट्स में जाएगा और रूट्स को गला देगा, इसीलिए दिन में दिया जाता है। क्योंकि उससे क्या है? फोटोसिंथेसिस होगी, वरना रात भर वो पानी जड़ों को सड़ा देगा। रात में जो लोग देंगे इसका मतलब है वो अपनी जड़ों को सड़ा रहे हैं। पानी में कोई भी हम लोग रहें तो पैर खराब हो जाए। दिन में दो तो उससे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा। रात का मतलब सुबह तक इंतजार कर ले, पर सर्वाइव करें, तब सुबह फोटोसिंथेसिस, तो रात को नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? वाटर लॉगिंग हो गई, कहीं पर बाढ़ आ गई तो पानी भरा तो सब फसल खराब हो जाएगी। अगला देखो, दैट इज हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। एक्सेस हीट भी जरूरी नहीं है, कोल्ड हो गया, पाला पड़ गया, फ्रॉस्ट, कभी कभी कहीं कहीं फ्रॉस्ट हो जाती है, समझते हो? पेड़ों पर जमी हुई ओस जम जाती है या स्नोफॉल हो जाती है, उससे भी फ्रॉस्ट हो जाती है। तो उससे क्या होगा? फ्रॉस्ट होने से फसलें खराब हो जाएंगी, उतना एक्सेस थोड़ी कोल्ड वो सह सकती है। तो ये तो कौन सा फैक्टर हो गया? बोलो,
एबायोटिक फैक्टर्स सर में सर कुछ क्रॉप्स कोल्ड सीजन में उगती हैं, फिर उनको वो उनके लिए सही है, लेकिन कभी जो भी है कोल्ड में भी है तो फ्रॉस्ट अलग चीज है। कोई जिसकी जो कंडीशन है, अगर वो जैसी कंडीशन है तो जैसा उसका एम्बियंट टेम्परेचर वैसा होना चाहिए। जिसको हीटनेस चाहिए, जो एक उसके लिए अनुकूल वातावरण है। ज़्यादातर फसलें जो होती हैं वो 17 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में सब उगाती हैं। इसीलिए एक फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस जानते हो, जो अलग से पॉलीथीन हाउस या ग्रीन हाउस बनाते हैं। ज़्यादा नहीं चाहिए और इतनी हरी भरी फसलें वहाँ उगती हैं, न कीड़ों का अटैक, न किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का होता ही नहीं अटैक, न गिलहरी, किसी स्क्वैरल्स का, किसी चीज़ का। फार्म हाउस इसीलिए बनाए जाते हैं और उसमें 3 गुना लोग अपनी फसल, क्यों? क्योंकि दैट इज एबायोटिक फैक्टर से बचने के लिए। एक जैसा टेम्परेचर देते रहो, रात को उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 17 से नीचे नहीं गिरेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट रहेगा, और दिन में स्क्रीनिंग हो जाएगी, 35 से ऊपर नहीं जाएगा। दोनों ही चीज़ें घातक, सही है। तो इसलिए एक ऐसा, यहाँ पर तो बहुत है, राजस्थान में जगह जगह जाओगे तो रास्ते में मिल जाते होंगे। अब देखिए पॉली हाउस, पॉलीथीन हाउस, ऐसे ही बहुत कई नामों से चलता है। तो और दूसरा क्या है, दीज डिग्रेड क्रॉप, तुम्हारी खड़ी फसल को ये सब बर्बाद करने में सक्षम है। और साथ में एबायोटिक फैक्टर्स, तो ये हो गया। और बायोटिक फैक्टर्स कौन? जिनमें जान हो। एंड जैसे पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स, माइट्स, ये भी हो सकते हैं, वो भी हमारी फसल को खराब कर सकते हैं। ओके, पेस्ट, इंसेक्ट्स, माइट्स। माइट्स जानते हो, ये जो स्पाइड्स हैं, स्पाइडर होती, मकड़ी होती है ना, ये भी खा जाती है सब चीज़ों। तो मकड़ी अगर लग गई फसलों में तो खराब कर देगी। और इंसेक्ट हो गए छोटे छोटे, कई बार जो जमीन के अंदर से खरगोश निकल के आ रहे हैं, चूहे निकल के आए, वो पेस्ट हो गए, ये सब पेस्ट। आल्सो डिग्रेड क्रॉप, जड़ ही को खा जाएंगे। खरगोश तो ऐसे शैतान है, जड़ तक को नहीं छोड़ते, खा जाएंगे कुछ नहीं, पूरा पेड़ खाने में वो सक्षम है। माइट, एक खरगोश एक दिन में अपने वजन का 10 गुना तक खा सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना ज्यादा खा सकता है, इतना ज्यादा उसका डाइजेस्टिव पावर है। तो कितना तेजी से खराब करे। कभी आप लोग पढ़ लेना, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, आज ही जाके देखना, पता चल जाएगा क्या हुआ है उन 17 खरगोश की वजह से, कितनी कैपेसिटी। इंसेक्ट्स, माइट्स आर बायोटिक फैक्टर्स विच डिग्रेड, वो क्या करते हैं? क्रॉप। तो दोनों से डिग्रेड होती है, तो हमें बचाना चाहिए। जहां तक नीमाटोड्स लिखा है, नीमाटोड्स में अर्थवर्म तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूरी नीमाटोडा की कैटेगरी है। नीमाटोडा कहाँ लिखा है? ये एनीलिडाई तो नीमाटोडा है, यही है। अर्थवर्म रखे हैं, इसमें बहुत कैटेगरी है। कुछ हमारे लिए अच्छे फार्मर्स फ्रेंड है। एनालिडा का ही दूसरा नाम है नीमाटोडा, जिसकी पुरानी बुक है, उसमें डाइवर्सिटी इन एनिमल्स का चैप्टर था, उसमें नीमाटोडा यही है, एनालिडा। नीमाटोडा का मतलब है कि दीज आर, ये देखो अर्थवर्म, ये देखा है तुमने अर्थवर्म? अभी दिखाएंगे, वीडियो चला के, ये दिस इज अर्थवर्म। तो इसका सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन होता है। ये क्या करता है बोलो? ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी खाता रहता है, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं, और अपने पूप में मिट्टी भी निकालता रहता है। तो ये जो पीछे छोड़ता है वो न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा है कि तुम्हारी पूरी जमीन को भर देगा, मॉइस्चर से भर देगा, और स्किन से सांस लेता है। तो अर्थवर्म इज फार्मर्स फ्रेंड। अगर अर्थवर्म है तो तुम सोचते हो हमें 2 दिन नहीं जाएंगे, वहां अर्थवर्म अपना काम कर रहा है, मॉइस्चर भी दे रहे हैं, साथ में क्या देंगे? न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं। तुम्हें अपने खेत में जहाँ 2 दिन में जाते हो, ये नीमाटोड्स डाल दो तो हफ्ते भर में जाओ, यही सब देखेंगे। These are farmers, लेकिन बहुत एक्सेस नहीं होने चाहिए, या और भी इनकी कैटेगरी हैं, वो पूरी वहाँ पर सारी कैटेगरी। तो कुछ अच्छे भी हैं, और इसीलिए तो वर्मी कंपोस्ट बनता है, ये सब वर्मी फार्म ही तो हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसी भी कैटेगरी है। तो ये तो देखे होंगे ना तुमने, अर्थवर्म खेतों में देखे कि नहीं देखे कि नहीं, ये चीजें। तो दीज आर अबायोटिक फैक्टर्स। डी देखो, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन
मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर एक किसान रबी खरीफ की फसल उगा रहा है, 6 महीने का, 5 महीने में उगती है गेहूं की फसल, 4 ही महीने में उग जाए, ऐसा गेहूं मिल जाए तो वो साल की 3 फसल उगा ले, एक फसल एक्स्ट्रा का फायदा नहीं होगा उसको। तो मैच्योरिटी कंडीशन, चेंज इन मैच्योरिटी कंडीशन, अगर फोटो पीरियड कम कर दिया जाए अभिषेक, जो 4 महीने की है वो चीज 3 महीने में, सब्जी 2.5 महीने में पूरी उगाती है, तुम बैगन के बीज डाल दो, 3 महीने बाद जाओ बैगन तोड़ लो। अगर सही तरीके का खेत है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा खूब होता है, इतनी अच्छी जमीन है हिमाचल में, आप बीज डाल के तोड़ दो, वहां पर ऐसे ही सेब लगे हुए, कोई देख भी नहीं रहा, जंगली एरिया में भी लगे हुए, कोई देखता, जबकि कितना ज्यादा केयर करने की जरूरत है, लेकिन वहां की जमीन इतनी अच्छी, पहाड़ी जमीन बहुत अच्छी होती है। तो कहने की क्या बात है कि इफ द फोटो पीरियड, यानी फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग, इफ दिस पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड, तो कहाँ रिड्यूस करोगे? अल्टीमेटली जो उसको धूप पड़ रही वही पीरियड तो तुम रिड्यूस करोगे। इफ फोटो पीरियड इज रिड्यूस्ड, देन यू कैन ग्रो मोर क्रॉप्स पर ईयर, तुम हर साल ज्यादा फसलें उगा सकती हो, एंड इट कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा बक्स, इससे तुम्हें इनकम मिलेगी कि नहीं, ये देखो। तो दैट इज द, इफ from sowing to harvesting, sowing से लेकर बीज बोने से काटने तक, the maturity period of crop can be decreased। आजकल तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कि गमले में लगाओ, संतरा इतना उगाने की संतरे ही संतरे लगे गए, छोटे छोटे सब होते नहीं है बोनसाई। तो ऐसे पहले सोचो, पहले पेड़ लंबा हो, अमरूद होगा, फिर उसमें नहीं, उगते ही उसमें स्टेम उगते ही फल लगने लग जाए, तो बोलो कितना आसान होगा। तो इफ फोटो पीरियड ऑफ क्रॉप कैन बी डिक्रीज्ड, देन मोर क्रॉप कैन बी ग्रोन। ठीक है, पर ईयर। अब तो ग्राफ्टिंग की टेक्निक से ऐसा भी संभव हो गया है कि तुम अपने आंगन में एक पेड़ लगाओ, इधर से केला तोड़ो, इधर से अमरूद, सामने से पेड़, उसी पेड़ में सब फल लगे, सामने से आप हर फल उसी में, इट इज द ग्राफ्टिंग टेक्निक, सब चीज दिखाएंगे आप। तो ऐसे एक, इसी को तो कल्पवृक्ष कहते हैं, जिसकी कल्पना की गई है मनीषियों ने। कल्पवृक्ष क्या, एक ही पेड़ में सारे फल दिखाएंगे, ये भी है, ठीक है। और ये 10th में है भी आपके में, ग्राफ्टिंग कैसे किया जाता है अभी दिखा दें। चलो, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन समझ में आ गया। अगला देखिए, दैट इज wider adaptability. What does it mean by Harshita? Wider adaptability. बोलो। सही। If the crop can be sown in different climatic condition, in varied climatic condition, अगर तुमको नारियल यहाँ उगा लो, खोपरा यहाँ पे राजस्थान में, तो कितना अच्छा हो। वहां पर 15 रुपए का है केरल में, और यहाँ मिलता है 40-45 रुपए का, तो सस्ता ना हो जाए। सो इफ, तो ये हम क्या करें, ऐसा सीड लाएं जो कहीं भी उग सके। दैट इज डेवलपिंग वैरायटी फॉर वाइडर एडॉप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग, सो सच सीड्स शुड बी डेवलप्ड। ऐसी सीड डेवलप करो, ठीक है, विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो, जो जर्मिनेट भी कर जाए, इन वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। Such seeds are known as high yielding variety
सीड्स, ऐसे सीड्स को क्या कहेंगे? सच सीड्स आर नोन एज हाई yielding variety seeds. तो इसमें लिखा है वन वैरायटी कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. नाउ डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर, अगला पॉइंट है अभिषेक, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर. इससे तुम क्या समझते हो? बताओ, अभी बताया इसीलिए बोलो. सर जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी क्रॉप के, वो मतलब मिलना. जैसे कि फॉर्डर वी नीड की उसकी हाइट लंबी हो, और उसमें ब्रांचिंग हो ज़्यादा. सीरियल्स में उनकी हाइट कम हो बट वो उनमें ग्रेन्स की जो पूरा बता दिया. यही चीज है, यानी आवश्यक कृषि गुण, दैट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टर. Now, sixth is character. Now, that is tallness and profuse branching. Is needed. विष्णु सेंटेंस पूरा करो. Tallness and profuse branching किसमें चाहिए? Sir, in fodder. हाँ, in fodder crop. Fodder crop. और जबकि चारा, फॉडर का क्या मतलब होता है? फॉडर इस टाइम में ही तो लालू यादव पकड़े गए थे. चारा घोटाला ना. और साथ में डॉफ्टनेस इज डिजायर्ड फॉर सीरियल्स. बौनापन किसमें चाहिए? डॉफ्टनेस इज डिजायर्ड फॉर सीरियल्स. अनाज में, सीरियल्स का मतलब है अनाज. तो यही करेक्टर है जिससे हमें उसको इट इंश्योर्स, इट हेल्प्स इन हायर प्रोडक्टिविटी. What are the 6 factors, Shreya, which are needed for crop variety improvement? Desirable astronomical features, prebiotic and biotic factors, Six factors बताओ. Crop quality, which means improved quality, huh? desired मान्य बताओ. Improved quality, biotic and abiotic resistance, change in maturity duration, शानवी बोलो. higher yield, wider adaptability, change in maturity duration, biotic and abiotic factors, and desirable agronomic factors. वो तो बता दिया सेकंड. हाँ बोलो. बताओ बताओ. चेहरा दिखा दे, बोल दिया बताना बताओ. हाँ वो निष्ठा देखो, वो हंस रही तुम्हारे ऊपर. हाँ बोलो, तुम बताओ. किसी भी ऐसे किसी का बोलो. ऑल द सीक्रेट्स, लेट अस डिस्क्लोज दीस 6 सीक्रेट्स.
हाँ high yield और हाँ बोलो। higher yield, सभी बच्चे तो बता रहे हैं, तुम्हें कौन सा ऐसा वो है? हाँ higher yield, improved quality, abiotic and biotic factors, change in maturity duration, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक desired agronomic characteristics, हो गया, अच्छा होगा। wider adaptability. What are the 3 fields in which you can work for improvement in food resources? ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस पर काम किया जा सकता है? बताइए नहीं। What are the 3 fields in which you can work for food security? Crop variety improvement, crop protection management, crop productivity improvement. Crop production improvement. ठीक है। What are the 6 factors for crop variety improvement? Sir, higher yield, change in maturity duration, improved quality, biotic and abiotic resistance, the desirable agronomical characteristics, और wider adaptability. बहुत अच्छा। Now, जैसा कि निष्का ने कहा कि there are 6 factors, इनके बारे में उन्हें खैर पता नहीं था। Now, let us move ahead. खेती यदि अनाज नहीं खाती है, बड़ी बात है। सिर्फ पिज्जा। चलिए। Now, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगला देखो, अब की बताना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमने वैरायटी तो इंप्रूव कर ली। वैरायटी के लिए 6 चीज अगर हमारी मैच कर जाए, ऐसा सीड लाना जिसका मेच्योरिटी पीरियड कम हो, ऐसा सीड लाना जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से प्रभावित ना हो, ऐसा सीड लाना कि तुम केरल ले जाओ तो वहां उगा लो, तुम श्रीनगर चले जाओ तो वहां उगा लो, ऐसा सीड लाना जिसका दैट इज एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिजायर्ड हो, तो सही रहेगा। इससे वैरायटी इंप्रूव हो गई। ये सब कौन करेगा तुम्हारे लिए? जब कोई बायोटेक में पढ़ लेगा, कर लेगा बीएससी, फिर वो तुम्हारे लिए करके तुमको ऐसे पपाया के सीड्स दे देगा, कुछ भी दे देगा। सही है। अब जब तुमको ये सीड्स मिल गए हैं तो तुम इससे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे? 6 फैक्टर तो उसने देख लिए। बायोटेक पढ़ेगा जो बायोटेक्नोलॉजी कर ही लेगा। अब आगे देखो, या बायोलॉजी ले सकते हो 11th में, या बायोटेक, या दोनों भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन। अब देखिए, so our India is a agriculture based country. Most of the economic sectors या economic activities are related to agriculture only. हमारे यहाँ जाता तक उसी से तो जुड़ी हुई हैं, खेती से जुड़ी हुई, तो आर्थिक क्रिया। So that is crop production management में हमको कई चीजें देखनी पड़ेंगी। एक है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो दोनों वही हैं। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? सो बायोटिक फैक्टर एंड अफेक्टिव, ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं? दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, सीरियल्स और फॉडर बिकॉज दे आर नॉट सूटेड टू क्रॉप। ये क्रॉप कैन नॉट proliferate या grow properly in these conditions and the quality of grains and cereals get degraded. पूरा लिख देना, जो उसमें लिखा है वही लिखना है। और दूसरा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर में, तो जैसे मयंक ने बता दिया कि भाई फॉडर के लिए क्या चाहिए, और ये बता दिया कि सीरियल्स के लिए, वही लिख देना। वो दोनों पैराग्राफ ही लिखना है ना। जैसा अगला देखो, पहला है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है बताइए? दूसरा क्या है? इरिगेशन, सिंचाई करनी होगी। दोनों चीजें देनी पड़ेंगी तब क्रॉप प्रोडक्शन होगा। और तीसरी चीज क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न।
अच्छा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो मैन्योर दे दो या फर्टिलाइजर। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो। अब या तो आपको कन्वेंशनल इरिगेशन है, भाई बारिश के भरोसे बैठे रहो, लेकिन वो तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का यूज करो, ठीक है, या और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब मैनेजमेंट कर लो, कम पानी और सही है। तो दैट इज ड्रिप इरिगेशन। वो किसमें क्या क्या करना है ये हम लोग देखेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, और एक और भी दिया है, तुम रहट का यूज कर सकते हो, इसी तरीके से ट्यूब वेल, इन सब का भी यूज कर सकते हो। कई तरीके की चीजें हैं, वो भी बुक में पूरी लिस्ट दे रखी है। अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न कई तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन और क्रॉप रोटेशन। ये चीज हो गई। सबसे पहले हम आते हैं कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। When we get high yielding variety seeds having 6 desired character, जब हमें एक ऐसा बीज मिल गया, हम बीज अनुसंधान केंद्र सीड्स डेवलपमेंट सेंटर से ऐसा बीज उठा लाए, तो अब तुम अगला स्टेप क्या करोगी? भाई बीज तो तुमको मिल गया। Now let us know what are the things plants need from soil. Nutrition management. There are 19 nutrients needed by plants. कितने nutrients चाहिए? There are 19 nutrients needed by plant. Few nutrients they take from water. वाटर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर से क्या लेंगे? They take from water, few from air. एयर से क्या लेंगे? अगर प्लांट लगा है तो हवा तो उनको या तो CO2 दे सकता है या O2 दे सकता है, क्योंकि वो उनको सांस तो 24 घंटे लेनी है, रेस्पिरेशन तो करना है, फोटोसिंथेसिस दिन में करनी है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ही ले दे सकते हैं। नाइट्रोजन उनके अंदर जो लेग्यूम्स है, नाइट्रोजन को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो नहीं ले सकते। उनके लिए राइजोबियम या कुछ ऐसे होते हैं ना जो पल्सेस वाले, उनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, और उन रूट नोड्यूल्स में क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया, ऐसे होते हैं, ठीक है, वो उसे फिक्स करते हैं, तब इन्हें मिल पाता है, अदरवाइज उन्हें मिल ना पाए नाइट्रोजन। सही है, तो वो बोलो एयर से क्या लेते हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं। 19 एलिमेंट्स आर नीडेड। वास्तव में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये 19 न्यूट्रिएंट्स है ना, तो तुम इन्हें एलिमेंट भी कह सकते हो। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो इतने एलिमेंट्स चाहिए। एंड रेस्ट फ्रॉम सॉइल, एंड रेस्ट फ्रॉम सॉइल। अच्छा, ये बताओ NPK का स्मग, ये जो 1 2 3 4 5 6 हुए ना, तो इसमें से इट इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। कौन कौन सा? NPK का स्मग। आपके में टेबल भी लगा हुआ का, सही है। दीज आर नीडेड, देखो टेबल बना हुआ बुक में, पढ़ो। NPK का स्मग, these are macronutrients needed by plant
in large quantities. ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा। और दूसरे कौन से हैं? फ्यू न्यूट्रिएंट्स, जैसे फेकुमंजन, मॉबकल, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? जरा इन्हें देखो। फेकुमंजन, मॉबकल, molybdenum, that is the nutrients needed in trace quantity, ये very small quantity. less quantity. मोलिब्डेनम क्या होता है? मॉलिब्डिनम भी प्लांट्स को चाहिए। बोरॉन, अगर बोरॉन हो गया ना, जैसे बोरॉन मिल गया तो पौधों में, फूलों में, जो तुम फूल किसी को उपहार में देते हो ना, तो दैट इज बोरॉन की वजह से। बोरॉन डाल दो तो फूलों में चमक आ जाए। वैसे भी लोग कहते हैं बोटॉक्स करा क्या है, क्या चेहरा तो लहक रहा है तुम्हारा, तो कुछ लोग बोटॉक्स करा होता है कि नहीं। तो उस तरीके से जिंक से, मिर्च को जिंक चाहिए। पौधों में हरापन कम हो तो मैग्नीशियम डाल दो। पौधे लचक रहे हो तो कैल्शियम डाल दो, इरेक्ट हो जाएंगे। जो हमें चाहिए वैसे ही उनको चाहिए। अलग अलग चीजों को अलग अलग, तो हमें देखना पड़ेगा पौधे में दिक्कत कहाँ है, वैसी चीज चाहिए। मॉलिब्डेनम अगर नहीं है तो इनसे पौधे बीमार पड़ जाएंगे। अगर ये नहीं होंगी तो डिसीज फैलती है। ये तो जरूरी है बढ़ने के लिए, लेकिन इनके जैसे हम सब्जी ना खाएं, तो जो सब्जी हम नहीं खाते, जैसे कोई कह दे डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, हम पालक नहीं खाते, तो जान जाएगा इनको पालक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वहां जाके पहले ही बता दो डॉक्टर साहब हम ये वाली सब्जी नहीं खाते और हम बीमार हैं, उसको डायग्नोसिस में आसानी हो जाएगी। ये चीजें तो उसकी जो डेफिशिएंसी है, अगर तुम उसका कंपेंसेटरी नहीं खा रहे हो तो फिर वो बीमारी हो सकती है। जैसे ऐसा हो सकता है कि कर्ड हो या अंडा, इन दोनों में अगर एक चीज नहीं खाओगे तो B12 की कमी है। फिर B12 की कमी होगा तो बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एक पैर रखने में दूसरा लहकेगा। जैसे डांसिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, बॉल की कैचिंग में वैसा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अलग अलग चीजों में अलग अलग विटामिन होते हैं, तो इसी तरीके से प्लांट्स के भी हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? उनके नाम आप मुझे बताइए। मैग्नीशियम, हाँ, सल्फर, पोटेशियम, मैं माइक्रो पूछ रहा हूँ तो आप मैक्रो बता रहे हैं। आप बताइए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए? हाँ, बोलो निशान। हाँ, कौन कौन से हैं? बोलो प्रीतिका। Which are needed in less quantities? Trace quantity. iron, copper, manganese, boron, chlorine, zinc, molybdenum. और वो 6 और बता दो। अब तुमसे पूरा पूछ देंगे, हाथों हाथ तुमको पेन दे के ये बताएंगे। 6 वो बता दो जो उसे ज्यादा चाहिए। सर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। वे वाटर से क्या प्राप्त करते हैं? और सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एयर से क्या प्राप्त करते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन। ये आपने पूरा बता दिया। अब हम आगे की बात कर लें। नाउ कितनी बात हो गई? शानवी, व्हाट आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट्स? Iron, copper, manganese, boron, chlorine, molybdenum, What are we are आपके पास? What are the micronutrients needed by plants?
बोरॉन नहीं, फिर से बोलो, आपके पास एक और सवाल है। टोटल कितने हैं क्वांटिटी? दैट इज 7, 6 ही बोले थे आपने, बोलो। What are the micronutrients used by plants? Iron, manganese, copper, sulfur, क्लोरीन दो बार में। फिर से बोलो। iron, copper, ठीक है। What are the 6 nutrients which are needed in life? nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, एक और बोलो। What are the nutrients it takes from here? air, carbon, or oxygen. It takes from water. अब मुझे बताओ, that is micronutrients. Iron, zinc, manganese, molybdenum, copper, copper, boron, chlorine, and boron. अब मुझे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताओ। Sir, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur, magnesium. एयर से, Carbon और oxygen. वाटर से, Hydrogen and oxygen. ठीक, इतनी बात हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई? तो दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने देख लिया। These nutrients they can take either from manure or they can take from fertilizer. चलिए, now देखो, इसका तुम्हारे बुक में टेबुलेट किया। सो कैसे टेबुलेट किया? सो दीज आर, तो ये लार्ज क्वांटिटीज है, और ये कौन से बताइए? needed in small quantity called micronutrient। या इसका दूसरा नाम क्या है? बताते ही नहीं। ट्रेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो इसको टेबुलेट करना, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। सो now that is source, air, water and soil। एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे 2 मिलते हैं। एक कौन कौन से बोलो? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। NPK का स्मग, पेकू, मंजन, मॉब, कल। सही है? नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स कैन बी सप्लाइड टू प्लांट्स व्हेन देयर आर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। धीरे धीरे तो सॉइल में कमी हो जाएगी ना। व्हेन क्रॉप इज कल्टीवेटेड, बहुत सारी फसलें उगाई जाए, कल्टीवेटेड कंटिन्यूअसली, देन सॉइल बिकम्स
nutrient deficient. ठीक है. So nutrient can be supplied to soil either by manure or by fertilizer. So manures and fertilizer are nutrient supplement. मैन्योर को खाद कहते हैं, जबकि आदित्य फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं? उर्वरक. इसे क्या कहते हैं? उर्वरक. ना मैन्योर के बारे में देखिए. मैन्योर इट इज मेड इन फार्म. ये कहाँ बनाई जाएगी? फार्म में बनाई जाएगी. किससे बनाई जाएगी बताइए? पहले आप खेत में एक ऐसा पिट कर लें, करीब 3 फीट 4 फीट का पिट कर लें. उसमें आप वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट डाल दें, फार्म वेस्ट, काऊ डंग कुछ भी डाल दें, और ऊपर से मिट्टी डाल दें. मिट्टी में इतने बैक्टीरिया है वो तुरंत उसको डिकम्पोज कर दें, हजारों तरीके के बैक्टीरिया. तो क्या डाल दें? मिट्टी डाल दें. मिट्टी से इसको कर दें. 15-20 दिन बाद जो इसको मिट्टी हटाओगे तो ये इतनी, समझ आई बात? अगर आप इसको कहते हैं कंपोस्ट, इसको क्या कहेंगे बताइए? डिग ए पिट, put vegetable waste, cover it with soil. After 15 days your compost is ready. Otherwise you can put some vermiform in it. कुछ इसमें nematodes डाल दो. अभी बताया था ना अर्थवॉर्म, वो इस प्रोसेस को और रैपिड कर देंगे और 10 दिन के अंदर वो अपनी भी बढ़त कर देंगे. अमेजन में तो 180 रुपए किलो अर्थवॉर्म मिलते हैं. तो जो पैकेट आए उसमें जिंदा अर्थवॉर्म रहते हैं, फसलों के लिए लोग खरीदते हैं. समझ में आ गई बात कि नहीं? सो नीमाटोड्स भी डाल सकते हो. तो उस चीज को फिर वर्मी कंपोस्ट कहेंगे. सिर्फ ऐसे ही मिट्टी से ढके तो कंपोस्ट, और थोड़े से केचुए डाल दिए, अर्थवॉर्म डाल दिए, तो उसका क्या नाम पड़ा? वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट इज मोर गुड, वो ज्यादा सस्टेनेबल है. तो इस चीज को लिखो. सो इट इज मेड इन फार्म. ये फार्म में बनाया जाता है बाई किचन वेस्ट. फार्म वेस्ट क्या होता है अभिषेक? फार्म वेस्ट बताओ जरा. कैटल वेस्ट हो गया. फार्म वेस्ट का मतलब जो पराली जलाते हैं ना, ये पंजाब के किसान लोग फसल काट ली तो जो नीचे की पड़ती है वो सब पराली है, वो सभी तुम यूज कर सकते हो. वो फार्म वेस्ट. और इसी तरीके से एक्सक्रीटा, तो काउ डंग, एनिमल एक्सक्रीटा, इन सबसे बना. नाउ in this a pit is dug and filled with above said organic waste. जो ऊपर कहे गए हैं above said organic waste, उसमें organic waste डाल दो, एक गड्ढा खोदो and cover it with soil. with soil. After 15 days it forms. देखो ये सब चीज तुम्हारे बुक में लिखी कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है. वर्मी कंपोस्ट ये चीज है. रिसाइकलिंग, इट इज ए वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट, इसी को कहा जाता है. तो ठीक है, आफ्टर 15 days मैन्योर इज रेडी. देखो जो तुम फसलें उगा रहे हो उन्हीं का, अगर तुमने किचन वेस्ट तो वही हम यूज करेंगे, तो वास्तव में जो हम फेंक रहे हैं उसमें भी तो वही न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब फिर उसी फसल को मिल जाएंगे. हाउएवर इसमें कमी क्या है मैन्योर में, और कुछ अच्छी चीजें भी हैं. तो व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज? तो इट इज रेडी इफ वर्मी फॉर्म इज एडेड. इफ वर्मी फॉर्म इज एडेड इन इट, तो क्या होगा? इसीलिए तो हंसते मुस्कुराते थे, मूड बनाती है बस टीचरों को. अब पूछो हमें क्या पता सर, हमें क्या मालूम.
इफ वर्मी फॉर्म इस जिसके जिसके पास बैठी है उसको खराब किया है पूरे साथ. इफ वर्मी फॉर्म इज एडेड इन इट, अगर वर्मी फॉर्म ऐड कर दिया जाए देन इट प्रोड्यूसेस वर्मी कंपोस्ट. सर कंपोस्ट से सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं. कंपोस्ट से सारे नहीं मिलते, अब उसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम सीखेंगे. कई चीजें जो हम यहाँ लिखाते हैं ये एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं कि वो बुक में नहीं है जो बताते हैं लिखाते हैं, तो उसको लिखना चाहिए. आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, हमको तो सब आता है, हम तो यहाँ टाइम पास करने आते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं सोचना है. उसको कई चीजें कई बुक से पढ़ के पढ़ा रहे हैं, हमारे पास एक ही बुक थोड़ी है. और पेरेंट्स हमको बोलेंगे, उसको थोड़ी ना बोलेंगे, कहेंगे हमारी बेटी तो बहुत तेज है, आप ही के पढ़ाने में कमी होगी. अब इतने बड़े बच्चों को हम क्या डांटें और क्या करें, खुद समझना चाहिए. 9th में वो हमको बोलते हैं कि फीस तो पूरी लेते हैं, बच्चा हमारा नहीं आ पा रहा. चलो इतनी बात हो गई. एडवांटेज इसके 4 एडवांटेज बताइए दीदी. जैसे मैन्योर होता है वो इको फ्रेंडली होता है, तो किसी को हार्म नहीं होता है. हाँ, it can be used in any large quantity. अगर ये कितनी भी क्वांटिटी में यूज कर दिया जाए, it cannot harm the crop. क्या ये हार्मफुल है? नो सर. So it in no way harm crop. दूसरी चीज, it improves texture of the soil. It add humus. यहाँ और बोलो. सर इट इज चीप टू. It is free of cost. ठीक है. It improves. ये क्या करेगा? Texture. कभी गार्डन में चले जाओ, उसकी मिट्टी निकाल के देखो, इतनी हल्की होती है क्योंकि उसमें लगातार उसका वेस्ट चला जाता है. और कहीं ऐसे पहाड़ों के जाओ तो ऐसे लगता है पत्थर उठा लिया. और गार्डन में जरा सा भी निकली मिट्टी उठाओ तो हल्की होती है. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर है और वो गीली भी रहेगी. क्यों गीली रहेगी? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होल्ड्स वाटर. और ऐसे पहाड़ों के पास जो मिट्टी का पानी रोकेगी, तुरंत डालो 2 घंटे में सब नीचे चला जाए. तो ये क्या करती है बताइए? टेक्सचर ऑफ सॉइल, छूने में वो मिट्टी अच्छी लगेगी. एंड एड ह्यूमस टू सॉइल. एड ह्यूमस टू सॉइल. ठीक है. सर फिर जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा. हाँ, इसी में इंक्लूड हो गया ह्यूमस में. इट मेक्स द सॉइल पोरस. जब ऑर्गेनिक मैटर होगा तो क्या होगा? एंड रूट्स कैन ब्रीथ वेल. रूट्स भी सांस ले पाएंगे. इट इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसी में ही इंक्लूड है ऑफ सॉइल एंड मेक इट. और उसे क्या बना रहा है? पोरस. उसे छिद्रिल बना देता है. एंड जो उसके रूट और रूट हेयर्स हैं, रूट्स कैन ब्रीथ वेल इन इट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड और क्या होता है? इट इंक्रीजेस सॉइल सस्टेनेबिलिटी. ये भूमि की सतत पोषणीयता को विकसित करती है. उसमें अगर आप 6 दिन 10 दिन कुछ भी ना देखो, तुम्हारी फसल कहीं खराब नहीं होगी. और डेलिकेट जमीन है, यूरिया डाल दिया, ये डाल दिया, जरा इधर उधर हुआ, दायां बायां हुआ, गई. बहुत ध्यान देना पड़ेगा. मछली पानी में छोड़ दो तो रिवर में ध्यान देना पड़ता है, और एक्वेरियम में 2 दिन ध्यान ना दो तो मर जाए. क्यों? क्योंकि डेलिकेट हो जाती है. इट इज एक फ्रेंड ऑफ नीमाटोड. मैन्योर्स क्या होते हैं? इट इज सूटेड टू नीमाटोड्स. नीमाटोड की संख्या भी बढ़ाती है.
इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीजेस सॉइल्स सस्टेनेबिलिटी। तुम्हारी जमीन इनफर्टाइल नहीं होगी, इनफर्टाइल को भी फर्टाइल कर दे, ये ऐसी होती है। इंक्रीजेस सॉइल्स सस्टेनेबिलिटी, ये चीज है। इट इज फ्रेंड ऑफ निमाटोड्स। हाँ बोलो। ये ग्रीन मैन्योर है, अभी इन्होंने बोला एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इसके बनने में। फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड यूज, दोनों समय में, चाहे यूज करो चाहे प्रोड्यूस करो। कहीं कोई गैस ऐसे निकलेगी इसमें नहीं निकलेगी, CO2 निकलेगी तो वो नॉमिनल है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन मैन्योर हो गई, ये सारी चीजें हैं। इसके दो डिसएडवांटेज निष्का बताइए। आदित्य। सर ये प्लांट के हिसाब से एक ही टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ज़्यादा मात्रा में, यानी इट इज नॉट हाँ बोलो, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। बात सही है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। जिस प्लांट को जो चीज हमने बताया ना कि मिर्च सही नहीं उगती तो जिंक दो। अब तुमको क्या मालूम इस मैन्योर में क्या है, वो तो गोबर की खाद है। और बाहर से कहना जिंक सल्फाइड दे दो, तो यहाँ पावटा में सब मिलता है, वो जिंक वाला दे देगा। जो पौधों को चाहिए वो वही देगा। कहे तो हमारे गोभी का पौधा है तो वो वही देगा। लेकिन तुम्हें इसमें मैन्योर में तो इतना सारा यूज कर लो तब भी पता न चले अब वो मैन्योर गोबर का बनाए कि क्या, किसी पता थोड़ी है। ठीक है कि नहीं? तो डिसएडवांटेज, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और इसी कोई कमी नहीं है। ठीक है, इट इज नीडेड इन बल्क। अगर तुम्हें मैन्योर डालना है खेतों में तो एक ये भी कहा जा सकता है भाई उसमें तो हम आधी बोरी में पूरा खेत हम निपटाए आए, इसमें पूरा एक ट्रैक्टर डाल रहे हैं, तो बड़ी बात है कि नहीं? इट इज नीडेड इसको बनाने में टाइम लगता है। इन बल्क। ये तो ऐसे खेतों में बन जाते हैं, कुछ नहीं, बस पिट बना दिया, लंबी लंबी पिट खोद दी, उसमें भर दिया, फिर प्लेन कर दिया। ऐसा टाइम नहीं है। तुम यूट्यूब में देखो, बहुत आसान विधियां हैं आजकल। अब वो चीज़ नहीं है कि पिट खोदना। ऐसे जो जिसके खेत गड्ढे गड्ढे में होते हैं ना थोड़े से, या पिटी एक साथ बना दी, वो यही काम करना है ना। इतना ही रखिए।